अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। स्प्रिंग 23 होमवर्क कहा था मैंने। ये गुलबर्ग से भी आया हुआ कोई एक? अच्छा, तो जीटी वाले किधर गायब हो गए आधे हैं? अच्छा, 5 बजे लेक्चर आया तो 5 से लेकर रात तक सुन भी लिया होगा और स्प्रिंग 23 का होमवर्क भी कर लिया होगा। स्प्रिंग 23 में मतलब भी होंगे। चलिए एक एक करके बताता हूं। वेयर हाउस, वेयर हाउस पहले ये होती थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। किया भी है किसी ने के चले शाबाश। वेयर हाउस पहले होती थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और हमसे रिक्वायर्ड है 2022 और 2021, क्योंकि जब इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स कहता है ना तो उसका मतलब है कि पिछला साल भी बनना है। तो 22 और 21, तो जब 22 और 21 है तो हमारा काम शुरू होगा 1 जनवरी 21 से आगे। 2022 और 2021 के एक्सट्रैक्ट्स पूछे हैं। जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2019 से थी होती रहे उसको हम करते आए होंगे और 31 दिसंबर 20 पे आखिरी बार 316 पे अपडेट कर लिया होगा। अब सवाल को मैं वहां से आगे चला रहा हूं क्योंकि 31 दिसंबर 20 का मतलब है 1 जनवरी 21। यहां से आगे चलते हैं। ये 2022 में जाकर शिफ्ट किया तो इसका मतलब है कि 21 में दोबारा इस पे IAS 40 लगेगा और ये 344 पे अपडेट होगा और जो इसमें डिफरेंस है 28 का वो गेन आ जाएगा। उसके बाद इसने शिफ्ट होना है PPE में। तो जिस दिन शिफ्ट होना है उस दिन फेयर वैल्यू, और वो चूंकि अभी एक दिन पहले ही शिफ्ट हुआ था, सॉरी एक दिन पहले ही अपडेट हुआ था, तो वही 344 ही IAS 16 की एंट्री पॉइंट बन जाएगा। तो वहीं से वर्किंग देखे मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से क्लोज करके इसको PPE में स्टार्ट कर लिया। फिर उसके बाद इस पे 50 मिलियन और खर्च हुआ तो वो भी इसी की कॉस्ट में ऐड हो गया। और फिर उसके बाद ये हुआ है डेप्रीशिएट। तो इसमें डेप्रीसिएशन के 9 महीने में एतराज। अच्छा, इसमें किसी को ये लगता हो कि ये PPE में गया है कि IAS 2 में गया है? IAS 2 में क्यों? हाँ, ये ना किसी बच्चे को हो सकता है वर्ड इन्वेंट्री पढ़ के ये लग रहा हो कि ये तो इन्वेंट्री में चला गया है। ये इन्वेंट्री में नहीं चला गया, इन्वेंट्री इसमें आ गई है। ये वेयर हाउस है ना, तो इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि उसके बाद इन्होंने इसको यूज करना शुरू कर दिया अपनी इन्वेंट्री के लिए। ML स्टार्टेड यूजिंग द वेयर हाउस फॉर इट्स इन्वेंट्री। तो वेयर हाउस जो है तो इन्वेंट्री रखने के लिए इस्तेमाल होना था। तो पहले वेयर हाउस किराए पे दिया करते थे, उसके बाद अपना ही स्टोर बना लिया, तो वो इसलिए इन्वेंट्री का वर्ड लिखा नजर आ रहा है। क्यों? तो यार ये नहीं मैं पीता यार। दूसरी कौन सी? हाँ, नहीं ये नहीं मैं। जी नहीं 1 जनवरी 22 पे ट्रांसफर हो रहा है। वो ट्रांसफर 1 जनवरी 22 को हो रहा है। 1 जनवरी 22 और 31 दिसंबर 21 में फर्क है, इसलिए 31 दिसंबर 21 पे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। 1 जनवरी 22 से PPE बनेगा और उसके बाद इसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी लाना है। नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा हुआ है कि PPE के लिए कॉस्ट मॉडल फॉलो होता है। तो पॉइंट नंबर 1, वेयर हाउस में किसी का कोई सवाल नहीं। पॉइंट नंबर 2, इसमें ये सादा सा IAS 16 का एस्टीमेट चेंज वाला सवाल है। पहले रिड्यूसिंग बैलेंस लगेगा और आपको नया रेट डेप्शन का रेट निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये एस्टीमेट चेंज होके स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इस पे अगर किसी को कोई एतराज है तो उसको ऐसा करना चाहिए कि हाँ। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, ये मल्टीपल सोर्सेज IAS 23 वाला सवाल है, लेकिन इसमें उन्होंने खुद मेंशन कर दिया कि कौन कौन से पैसे कहां से इस्तेमाल करने हैं। वरना मल्टीपल सोर्सेज में हम ये किया करते थे कि साइमल्टेनियसली वर्किंग शुरू करते थे और फिर देखते थे कहां पैसे अवेलेबल हैं। लेकिन जहां उन्होंने खुद तीसरा कॉलम बनाकर बता दिया कि ये पैसे कहां कहां से इस्तेमाल किए, तो ये मसला उन्होंने हल कर दिया। तो इसमें चूंकि 2021 और 22 की SOFP बनानी थी, तो 2021 में वर्किंग को क्लोज करना था। इसमें एक मसला कौन को होता है कि ये 100 मिलियन का स्टैटिक पढ़ना भूल जाते हैं। तो ये जो 100 मिलियन का बिल है इसकी पेमेंट 1 जनवरी को हो रही है, जबकि ये 31 दिसंबर तक काम हो चुका हुआ है। तो इसलिए हमें 21
में इसकी कॉस्ट निकालते हुए शामिल करना था 100 को। तो वर्किंग 3 के अंदर ये 140 और 100 शामिल इसलिए किया हुआ है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के 7 महीने और इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग में बताएं, कुछ पूछना है तो। अच्छा, मैंने तो बताना शुरू कर ही दिया बगैर पूछे। किसी को मसला है सवाल में? अच्छा ठीक है। इसको इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग में क्यों नहीं लिखा या कॉस्ट में क्यों शामिल किया? क्या करना चाहिए था फिर? ठीक है, इसके साथ ना छोटी सी मकड़ी बना के नीचे लिखा हुआ है द बिल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर वाज रिसीव्ड इन दिसंबर 21। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कब डेबिट होता है? जब बिल आता है या जब पैसे देते हैं? जब बिल आता है। तो बिल तो आ गया था दिसंबर में, क्योंकि बिल आ गया था ना। कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट, तो वो करंट लायबिलिटीज में पेएबल भी शो हो गया। और ये जब आपको मैंने पहली दफा सवाल कराया था ना, उसमें एसएफपी के एक्सट्रैक्ट भी बनाए थे, तो वो पेएबल भी आएगा करंट लायबिलिटी में। और फिर 2022 के शुरू होते ही ये पैसा खर्च हो गया, इसलिए 22 में इन्वेस्टमेंट इनकम में नहीं आया कुछ, क्योंकि पहले दिन ही ये पैसे खर्च हो गए। और जनरल बोरिंग से जो पैसा इस्तेमाल हुआ है, तो उस पर फिर जनरल बोरिंग का इंटरेस्ट आया है। बाकी पैसे चूंकि अपने में से थे, तो इसलिए वो क्लियरली उसने मेंशन किया है कि आखिरी वाला 160 वो जनरल बोरिंग में से। और आप बताएं इसमें क्या पूछना है जी। अगले तीनों इंस्टॉलमेंट अगले साल में कैसे पे हो जाएंगे? नहीं, आप ये पूछ रहे हैं कि करंट लायबिलिटीज में जो पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर 100 आ रहा है, ये वो है ना जो दिसंबर 21 में बिल आ गया था। जो टेबल बना हुआ है जिसमें बिल्स हैं, उनके टेबल के नीचे लिखा हुआ है स्टेरिक लगा के सिर्फ उस 100 वाले के साथ कि ये दिसंबर 21 में बिल आ चुका हुआ था, तो इसलिए वो 2021 के पेबल में है, क्योंकि पेमेंट उसकी 22 में हुई है। तो 2022 में कौन सा बिल आया? और इंस्टॉलमेंट किस बात की? यानी इंस्टॉलमेंट क्यों कह रहे हैं आप? मुझे इंस्टॉलमेंट वाली बात नहीं आपकी समझ आई। इंस्टॉलमेंट किस चीज की कह रहे हैं आप? स्प्रिंग जी, तो ये वो है ना जो वहां से निकाला हुआ है कैपिटलाइजेशन पीरियड से। ये वर्किंग 3.1 में ये जो मैंने एक एक महीना निकाला हुआ है, एक महीना वो है जो शुरू में है 200 पे, और एक महीना वो है जो काम शुरू होने से पहले का मई का महीना निकाला हुआ है जी। इनकम स्टेटमेंट में कौन सा आएगा? जो कैपिटलाइजेशन पीरियड से बाहर है, तो ये बाहर वाला एक एक महीना है। स्प्रिंग 23 जिन्होंने किया है, और कुछ पूछना है? नहीं, 70 कहाँ से पे किया? सी अपना पैसा है ना? हाँ जी सर, लेकिन देखो फंड्स को निकाल के उसी तरफ पे किया ना, एक कैश से निकले। नहीं तो ये वो भी चैनल बनता है, तो फिर अब क्या? अब मैं सामने और नहीं, तो मुझे अभी आवाज लग रहा है गूंज रही है क्या? तो उसका हल करें ना यार। कौन सी क्लास? नहीं नहीं, अभी ना, अभी तो चल रही है क्लास। नहीं तो ये ऑफ नहीं करना। ये जो बी और सी है ये अपने पैसे हैं, क्योंकि जो पॉइंट नंबर सी है ना, ये वो नहीं है जो ए में सरप्लस फंड संभाल के रखे हुए हैं, ये वो नहीं है। सर मैं ये कह रहा हूं कि इनके कोई ऐसा भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे अलग से, मतलब ये करंट एसेट्स है, जैसे कैश जो बैंक हमारा करंट एसेट्स। इनका बैलेंस कितना है नहीं पता ना, तो एसओएफपी में इनका बैलेंस लिखना था ना। एसओएफपी में ट्रांजैक्शंस लिखते हैं कि बैलेंस लिखते हैं? तो बैलेंस कितना है इनका? ऐसे तो अगर इसमें I-23 ना होता और हमने प्लांट खरीदा होता, तो वो भी तो पैसे निकले होते ना। तो क्या वो हम एसओएफपी में कहीं पैसे दिखाते हैं? नहीं, ट्रांजैक्शन थोड़ी एसओएफपी में दिखाते हैं, उसमें तो बैलेंस दिखाते हैं। तो हमें नहीं पता कि ये जो बी और सी है जो अपने पैसे हैं ये कितने हैं, इसलिए बैलेंस नहीं लिखा इनका। स्प्रिंग 23 में और किसी का सवाल जी? इनकम स्टेटमेंट में यार वो भूल गए सब। जो कैपिटलाइजेशन पीरियड से बाहर है, तो क्या वो इंटरेस्ट कॉस्ट एक्सपेंस में नहीं दिखाएंगे? नहीं, तो आप 21 पूछ रहे हैं कि 22 पूछ रहे हैं? तो 22 में क्यों बता रहे हैं कि काम खत्म हुआ था? 21 बताएं पहले। अरे शुरू भी तो बाउंड्री से पहले हो सकता है ना।
कैपिटलाइजेशन पीरियड शुरू कब हो रहा है? लोन कब लिया है? तो कितने महीने फारे हो गए बीच में से? 2। तो वो 2 महीने इंटरेस्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे। इसी तरह वो जो इन्वेस्टमेंट इनकम शो हो रही है, ये भी तो ऐसे ही किया हुआ है ना कि जो कैपिटलाइजेशन पीरियड से बाहर निकलते हैं वो इनकम में आ जाते हैं। स्प्रिंग 23, स्प्रिंग 23, ठीक है, डन। ऑटम 21 पढ़ लें, ऑटम 21 पढ़ लीजिए। नूर, ये इसका म्यूट का भी तो बटन होता होगा ना? तू किधर है रिमोट? नहीं, इसका रिमोट नहीं है, किसी के पास तो होगा। तो इसमें म्यूट का बटन भी नहीं है दबाने से? नहीं तो वो आईटी वाला नहीं आया वो, क्योंकि फिर वो बॉस में तो चाहिए होगा ना। ऑटम 21 अटेम्प्ट का सवाल होगा, एक खरगोश के कान वाला। मिल गया? क्या क्या करना है इससे? थोड़ा आगे हो जाना यार, किसने कहा वो आखिरी महल में बैठे जाके? नजर आएगा बोर्ड है? अच्छा, अब आ जाएगा, पहले स्क्रीन लगाने से पहले नहीं। चलिए क्लास के बाद कर लें।
चलिए, अगर पैदल भी पढ़ रहे होंगे तो पढ़ लिया होगा अब तक। एसओएफपी और एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड हैं इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स 2020 के, तो 20 भी और 19 भी। लेकिन इसमें वैसे तो चले सवाल वाले ने कह दिया कि पीपीई कॉस्ट मॉडल पे है अदर इंफॉर्मेशन में, और इसलिए रिवैल्यूएशन तो है ही नहीं। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन होती भी तो सवाल की रिक्वायरमेंट में वर्ड्स पे गौर करिएगा। प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम बीईएल्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बस स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम नहीं कहा। फर्क, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मांग रहा है बस, इसका मतलब ओसीआई नहीं मांग रहा। तो इस सवाल में बहरहाल चले है नहीं रिवैल्यूएशन। और लैंड का डाटा बिल्कुल अलग। फिर इसके अलावा फैक्ट्री बिल्डिंग है जिसमें IS-23 भी आ गया और IS-20 भी आ गया। और IS-23 पढ़ाते हुए एक बात बताई होगी आपको कि चलें सॉल्व करते हुए बताता हूँ, कुछ नहीं। फिर उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये भी गवर्नमेंट ग्रांट आ गई साथ। तो गवर्नमेंट ग्रांट IS-23 और IS-16। चले करते हैं जी सॉल्व, एक एक करके शुरू कर देते हैं। लैंड पे आते हैं पहले। तो सवाल को करने की नसीहत कल ये की थी कि एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई तो एक होनी है, लेकिन बाकी सवाल सेपरेट हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक पेज छोड़ के वर्किंग्स, और वर्किंग्स में सारी मेहनत करने के बाद वहां से फिर फिगर समेटी थी। तो वर्किंग्स एक एक करके कर लेते हैं। लैंड के लिए कोई वर्किंग करने की जरूरत, लैंड ने तो एसओएफपी के फेस पे आना है, उसने डेप्रिशिएट तो होना नहीं है। और जी, लैंड ने तो डेप्रिशिएट नहीं होना, तो लैंड की तो वर्किंग की भी कोई जरूरत नहीं है ना। लैंड वॉज रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू, ये क्यों लिखा? क्योंकि IS-20 में हमने चीज पढ़ी थी कि अगर नॉन कैश ग्रांट मिले तो उसको रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं, या तो कोई मामूली सी अमाउंट या फिर फेयर वैल्यू। तो वो उन्होंने बता दिया कि इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया। तो लैंड तो एसओएफपी में स्ट्रेट एक एसेट आ जाएगी। लैंड से आगे चलते हैं। बल्कि हाँ, अब लैंड की ग्रांट को तो इनकम बनाना है ना, उसको इनकम कैसे बनाए? क्योंकि बिल्डिंग भी इसी लैंड पे ही कंस्ट्रक्ट होनी है, क्योंकि लैंड मिली है सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट बीईएल विल एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री बिल्डिंग। तो फिर लैंड की ग्रांट ने बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन से मैच होना है। तो जो लैंड की ग्रांट 100 मिलियन है, इसने बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन से मैच होना है। तो वो जब बिल्डिंग को सॉल्व करेंगे तो साथ उसका ग्रांट वाला कॉलम भी चला लेंगे। फैक्ट्री बिल्डिंग पे आते हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग में IS-20 एसओसीआई और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट एक पेज छोड़ दिया। अब वर्किंग्स कर रहे हैं। ये मैं करा रहा हूं आपको ऑटम 21। अच्छा, अब ये मैं आपको बोर्ड पे स्प्रिंग 20 कर दिया, एक होमवर्क दे दिया अगर किया तो, और ये कर रहा हूं। इनमें सब में सिखाने वाली बात यही थी बस बोर्ड पे करके कि मल्टीपल इंफॉर्मेशन को मैनेज कैसे करना है। अदरवाइज ये सारे हैं छोटे छोटे किए हुए सवाल, मिला के एक बड़ा सवाल बनाया और 20 नंबर दे दिए। इसके कितने? 17 नंबर, 16। तो एक पेज एक्सट्रैक्ट का छोड़ के अब आते हैं बिल्डिंग पे। तो बिल्डिंग की कॉस्ट IS-23 का आ गया सवाल। अब बिल्डिंग की कॉस्ट निकालने के लिए हमें इसका काम शुरू करना है 2019 से ना। तो $2019 के लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में वो बिल शामिल होंगे जो 2019 के हैं। तो उनमें एक मार्च 19 वाला और एक अगस्त 19 वाला, दो 130 और 190। 320 स्पेसिफिक लोन है जी नहीं। विड्रॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज तो जनरल है, और दो हैं तो फिर कैपिटलाइजेशन रेट भी निकलेगा। लेकिन दूसरा वाला आया है 2020 में, 19 में एक ही था। ये आपको बैंक बी के नीचे 1 जनवरी 20 लिखा नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है दूसरा रनिंग फाइनेंस तो लिया ही 2020 में, तो 2019 में एक ही था।
इसलिए 19 का सवाल सॉल्व करते हुए कैपिटलाइजेशन रेट यही 12%, 20 का सवाल करते हुए एवरेज निकालना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक लोन नहीं है, जनरल बोरिंग वाला इंटरेस्ट कॉस्ट की वर्किंग, और ये कर लेंगे हम वर्किंग 2 में करते हैं। फिर इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इनकम है, करूं लेस उसमें से, क्यों नहीं? क्योंकि स्पेसिफिक लोन के बचे हुए पैसे हो तो इन्वेस्टमेंट इनकम यहां से लेस होती है। ये फिर कहां से इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई इधर? ये ग्रांट के पैसे उन्होंने कहा है कि लाके यहां रखे हैं, तो इसको हमने यहां से लेस नहीं करना। इन्वेस्टमेंट इनकम सिर्फ वो लेस होती है जो स्पेसिफिक लोन के बचे हुए पैसे रखे हो, तो स्पेसिफिक लोन तो इसमें है ही नहीं, इसलिए इन्वेस्टमेंट इनकम लेस नहीं होनी। चलिए ये वर्किंग 2 करता हूं तो उसमें निकाल लेते हैं। 2019 जब एंड हुआ होगा तो ये इसकी कॉस्ट 2019 की बन गई होगी। फिर उसके बाद 2020 शुरू हुआ, । 2020 के लिए ये मैं यहां शुरू कर दूंगा, और फिर 2020 में मजीद कितना काम हुआ? एक बिल आया 180 का और एक बिल आया 100 का। ये 2019 का क्लोजिंग 19 की एसओएफपी में आएगा। फिर 20 को मैं इसी से आगे चलूंगा। फिर इसके अलावा 20 में यही जनरल बोरोइंग की इंटरेस्ट कॉस्ट की वर्किंग, और फिर 20 में हो गई बिल्डिंग मुकम्मल, तो फिर इसकी कॉस्ट हो जाएगी यहां कंप्लीट। गवर्नमेंट ग्रांट के लिए सबसे आखिर में लिखा हुआ है, नहीं कहां नहीं लिया, यहां से लेस क्यों नहीं किया? क्योंकि सबसे आखिर में लिखा हुआ है, सेकंड बुलेट पॉइंट, ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स मेथड 2 फॉलो करते हैं। अदर इंफॉर्मेशन में देखो आखिर में, तो इसका मतलब मेथड 2 फॉलो होता है ना। यहां से तो लब लेस करते हैं, मेथड 1 फॉलो होता। आप कौन सी वाली ग्रांट की बात कर रही हैं? ये जो फैक्ट्री बिल्डिंग की हेडिंग में 0.1 200 मिलियन लिखा है, इसकी बात करें ना, तो मेथड 2 फॉलो हो रहा है ना। नहीं, सबसे आखिर में अदर इंफॉर्मेशन, सेकंड बुलेट पॉइंट, ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो फिर ऑल गवर्नमेंट ग्रांट में 200 वाली ग्रांट भी आ गई। और फिर ये हो जाएगी कंप्लीट, तो उसके बाद डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी। तो फिर एक बार पहले कॉस्ट निकाल लें तो फिर डेप्रिसिएशन पे भी आ जाते हैं। वर्किंग 2, जनरल बोरिंग की वर्किंग करने लगा हूं मैं, इंटरेस्ट कॉस्ट वाली। डेट, कैश फ्लो, IAS 23, जनरल बोरिंग, कैश फ्लो, बैलेंस है ना, बैलेंस है ना, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, एवरेज क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ना, है ना, नहीं, मंथ, फिर ईयर, इंटरेस्ट। 2019 का सवाल सॉल्व करते हुए कैपिटलाइजेशन रेट बस सिर्फ वही था जो बैंक ए का इंटरेस्ट था। तो पहला कैश फ्लो कब हुआ? कैश फ्लो बिल की डेट है ये या पेमेंट की डेट है? पेमेंट की डेट है, उन्होंने हेडिंग में लिखा हुआ है कि ये पेमेंट डेट है। तो 1 मई को हुई पेमेंट 130 की, 1 मार्च सॉरी, 1 मार्च को पेमेंट हुई है, और 1 मार्च 19 1 कितने 30। फिर उसके बाद 1 अगस्त 19, फिर उसके बाद 2019 की हमें ईयर एंड का ब्रेक डालना पड़ेगा। नहीं ना, गड़बड़ हो गई ना, मल्टीपल सोर्सेज है ना यार, मल्टीपल सोर्सेज वाला सवाल है। ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ये स्पेसिफिक लोन है, तो फिर अपने पैसे, स्पेसिफिक लोन, जनरल बोरिंग, अपने पैसे। मल्टीपल सोर्सेज वाला सवाल होता था तो मल्टीपल वर्किंग खोलते हैं ना, हाँ तो मिस होगी ना। ये अपने पैसे आ गए। देखें, गवर्नमेंट से हमें ग्रांट मिली है तो क्या ये बोरिंग है? तो फिर अपना पैसा हुआ ना, तो फिर मल्टीपल सोर्सेज वाला सवाल बन गया, जनरल बोरिंग, अपने पैसे। लाइबिलिटी नहीं है सच, वो ये होती है कि इनकम अभी नहीं बनाई, डेफर्ड इनकम, तो उसको शो हम लाइबिलिटीज में करते हैं, वरना वो लाइबिलिटी इसलिए नहीं होती कि पैसे देने हैं। सारी की सारी इनकम नहीं बनाई होती तो उसको फिर एडवांस इनकम के तौर पे रखते हैं, वरना वो लाइबिलिटी लोन के तौर पे लाइबिलिटी नहीं है। अगर
ग्रांट की शर्तें पूरी ना हो तो हाँ वापस ही करनी हुआ करती है, लेकिन उससे वो लोन नहीं बन जाता। गवर्नमेंट ग्रांट खत्म कर दिया हमने। कहीं मैंने गवर्नमेंट ग्रांट को लोन कह के तो नहीं पढ़ाया आपको? चलो शुक्र है। गवर्नमेंट ग्रांट लोन नहीं होता। अगर मेथड 1 फॉलो हो रहा है तो क्या फिर कल को वापस नहीं करनी पड़ सकती? तब तो हमने कहीं इसको लायबिलिटी नहीं बनाया होता था। तो कल को वापस करनी पड़ सकती है, अगर कंडीशंस पूरी ना की तो वापस करनी पड़ जाएगी। इस वजह से हम उसको लोन नहीं बना लेते ना। मेथड 1 फॉलो हो रहा होता फिर तो लायबिलिटी ना आ रही होती। तो इसलिए गवर्नमेंट ग्रांट लोन नहीं है, पैसे मिले हैं, लोन नहीं है, तो फिर वो अपने पैसे हुए। तो इसलिए ये ओन फंड वाली वर्किंग। कब मिल गई ग्रांट? 1 फेब को। तो जब 1 फेब को मिल गई तो ये हमारे अपने पैसे हो गए 1 फेब को। कितनी मिली है? 200। वो अगर इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग चल रही हो तो, जब सरप्लस फंड्स लोन स्पेसिफिक वाले हैं ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट इनकम वाली कौन सी वर्किंग बनाए हम? देखो, हम IAS 23 के सवाल में इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग बनाते ही कब है? जब स्पेसिफिक लोन होता है। तो कहां है स्पेसिफिक लोन? स्पेसिफिक लोन तो है नहीं। वो तो था अगर हम इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग कर रहे हो तो गवर्नमेंट ग्रांट मिलने में वहां से रिकवरी ले लेते हैं। यहां तो है ही नहीं। और अगर जनरल बोरोइंग की वर्किंग चल रही होती तो फिर हम इसको जरूर यहां इनफ्लो लेते। ये भी शुरू नहीं हुई थी अभी, ये तो गलती से शुरू हो गई ना। अभी ये भी शुरू नहीं हुई थी। अगर ये शुरू हो गई होती, बाकी लोग भी सुने, मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि कस्टमर से मिला पैसा और गवर्नमेंट से मिली ग्रांट। अगर सरप्लस फंड्स, वो जो स्पेसिफिक लोन की इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग है, वो चल रही हो तो उसमें एज एन इनफ्लो ले लेते थे। तो वो तो यहां चल नहीं रही। या दूसरी बात मैंने जनरल बोरिंग में बताई थी कि यहां पर हम उसको एक खर्चा जो आउटफ्लो दिखा रहे होते हैं उसमें फिर इनफ्लो ले लेते हैं। तो ऐसा भी यहां नहीं हो रहा। जनरल बोरिंग की वर्किंग भी अभी खाली है, स्पेसिफिक वाली वर्किंग है ही नहीं। अब जो गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है क्या वो बोरोइंग है? तो फिर वो अपना पैसा है, तो इसलिए मैंने वो ओन फंड में लिख दिया। ठीक है। अब यहां पर एक IAS 23 वाली बात जोड़ने लगा हूं। अगर आपको बिल्कुल भूल-भाल गया है तो भी लिख ले, जब कभी रिवाइज करेंगे तो पता चल जाएगा। और अगर थोड़ी बहुत मेरी बात याद हो तो समझ के लिख लें। जब आपको मैंने गवर्नमेंट ग्रांट वाला पॉइंट लिखवाया था ना, अब मैं आपको पॉइंट पूरा कनेक्ट करके देने लगा हूं। मैंने वहां 2 बातें तोड़ तोड़ के लिखवाई थी। एक, मैंने वहां पर गवर्नमेंट ग्रांट की बात स्पेसिफिक लोन पढ़ाते हुए लिखवाई थी, और तब यह बताया था कि इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग चल रही होती है और अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाए तो उसमें हम एज एन इनफ्लो दिखा देते हैं। याद है बात? ये मैंने तब लिखवाई भी थी। फिर जनरल बोरोइंग की वर्किंग पढ़ाते हुए कहा था कि अगर जनरल बोरोइंग की वर्किंग चल रही है और गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाए तो उसमें हम यहां माइनस, हाँ, क्योंकि कैश फ्लो लिखे होते थे तो एज ए नेगेटिव, आउटफ्लो नहीं, एज ए नेगेटिव हम ले लेते थे। तो ये तब तक की बात थी जब ये दोनों वर्किंग चल रही हो। अब इस सवाल में मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? एक तो इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग की कोई नहीं बन रही, दूसरा अब इन तीनों चीजों को जोड़ता हूं। स्पेसिफिक लोन की वर्किंग इन्वेस्टमेंट इनकम वाली चल रही हो और ग्रांट आ जाए, वहां पर एज एन इनफ्लो दिखा दे। नहीं, जनरल बोरिंग की वर्किंग चल रही है, वहां गवर्नमेंट ग्रांट के पैसे आ जाए, उसको एज ए नेगेटिव दिखा दे। कोई वर्किंग नहीं चल रही, गवर्नमेंट ग्रांट के पैसे आ जाए, ओन फंड दिखा दे। स्पेसिफिक लोन की वर्किंग चल रही थी, इतनी ज्यादा ग्रांट आ गई कि लोन से भी ज्यादा पैसे मिल गए। इस सवाल में नहीं है, वैसे बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग चल रही होती और पहले दिन लोन आया होता 150 मिलियन, फिर 30 खर्च हो गया होता, फिर 40 खर्च हो गया होता और ये बैलेंस 120 80 रह गया होता। 200 की ग्रांट मिल जाती तो ये वर्किंग क्यों बन रही होती है? स्पेसिफिक लोन के बचे हुए पैसों की। अब अगर 200 की ग्रांट मिल जाती और मैं यहां 200 को इनफ्लो दिखा दूं तो 150 के स्पेसिफिक लोन में से बचे हुए पैसे 280 हो गए। तो फिर इसको हम ऐसे करते कि मैं इस वर्किंग में सिर्फ 70 लाता और बाकी 130 ओन फंड्स में ले जाता। जो स्पेसिफिक लोन के बचे हुए पैसों में इन्वेस्टमेंट इनकम आती है, इन्वेस्टमेंट इनकम वाली वर्किंग, गवर्नमेंट ग्रांट मिले तो इसमें एज एन इनफ्लो दिखाया ना। अब अगर बता रहा हूं कि अगर इतनी ज्यादा ग्रांट मिल गई कि वो लोन की अमाउंट से ऊपर बैलेंस निकल जाएगा, तो लोन की अमाउंट से ऊपर बैलेंस नहीं निकालना, उससे जो ऊपर वाला पोर्शन ग्रांट का है वो ओन फंड्स में ले जाएगा। हाँ जी, लिखने वाली बात।
चले ये थोड़ी और सुन लें फिर लिख लेना। वर्किंग 2 चल रही होती ये, और जनरल बोरिंग से 20 खर्च हुआ होता क्यूमुलेटिव 20, फिर 60 खर्च हुआ होता क्यूमुलेटिव 80, फिर 40 खर्च हुआ होता क्यूमुलेटिव 120। गवर्नमेंट ग्रांट मिले तो क्या करते हैं, यहां माइनस कर देते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट 200 मिल जाती तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो -80 लिख देते, फिर और बाकी 80 ओन फंड्स में ले जाते। अब फिर से बताता हूं, गवर्नमेंट ग्रांट या कस्टमर के पैसे मिले, गवर्नमेंट ग्रांट या कस्टमर के पैसे, और स्पेसिफिक लोन वाली वर्किंग चल रही है, इन्वेस्टमेंट इनकम वाली, तो वहां पर एज एन इनफ्लो लेते हैं, ये लिखी हुई बात है। लेकिन अगर स्पेसिफिक लोन की अमाउंट से ऊपर निकलने लगे वो बैलेंस, तो जो ऊपर वाला है वो ओन फंड में ले जाए। जनरल बोरिंग में गवर्नमेंट ग्रांट या कस्टमर से पैसा मिल रहा है तो क्या करना है, यहां पर एज ए नेगेटिव लिखना है। लेकिन अगर इस क्यूमुलेटिव से ज्यादा जाने लगे तो ऊपर वाला पैसा ओन फंड में ले जाए। अभी बिलों की क्लास है, टैक्स की। ठीक है, पढ़ना चाहिए टैक्स, अच्छी बात। चलिए, जिनकी टैक्स की क्लास हो वो बेटे जाना, वो अच्छी बात नहीं है, चले जाना, मैंने शेयर पे कराई गया लेक्चर। ये तो मैं सवाल पूरा कर रहा हूँ, जिनकी क्लास हो वो जरूर चले जाइएगा। तो इस सवाल में चूंकि हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिली, ना कोई इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग चल रही थी, और जनरल बोरिंग में तो अभी कोई पैसा इस्तेमाल ही नहीं हुआ था जिसको रिवर्स करते, इसलिए 200 का 200 ओन फंड में चला गया। तो पहली पेमेंट 1 मार्च को अपने पैसों से पूरी हो गई, दूसरी पेमेंट 190 की 70 यहां से पूरा हो गया, बाकी यहां से। अच्छा, वो शर्मा रहे बच्चे के करके उठ रहे हैं, मैं चुप कर जाता हूं, जिन्होंने जानने चले जाए, मैं शेयर क्लास। अच्छा, कोई बैठा भी होगा, सारी उठने लगे। अच्छा, लेकिन कैसी क्लास नहीं आपकी? अच्छा, 1 मार्च वाली पेमेंट इनमें से हो गई, 1 अगस्त वाली 70 यहां से हो गया, बाकी के लिए यहां जनरल बोरिंग में आना पड़ा, अपने पैसे खत्म हो गए। 31 दिसंबर 19 ईयर एंड डिवाइडर आ गया। अच्छा, ये जो अब मिक्स क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, इनमें सबसे बड़ी मुश्किल बच्चों को ये आती है कि IAS 23 भूल गए होते हैं, जो भूल गए होते हैं। चले, कितने महीने? 5। और क्योंकि 2019 में था ही एक, तो फिर इस वक्त कैपिटलाइजेशन रेट बस 12% ही था, तो 120 12% 5/12 जी 6, बस पूरा 6, 326 326। अगला बिल 1 जनवरी को पे हो गया, तो ये पैसे तो खत्म हो गए हुए, 180। अगला बिल 1 जुलाई, उससे पहले कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। अगले बिल की पेमेंट होने से पहले पहले कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई, तो इसलिए अगले बिल की वहां लिखने की जरूरत ही नहीं। फैक्ट्री बिल्डिंग की हेडिंग के नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 20, तो 30 जून 20 पे हमारी वर्किंग का लग गया फुल स्टॉप। तो यहां महीने ही कोई नहीं है, यहां
6। लेकिन अब 2 रनिंग फाइनेंस थे, तो फिर हमें कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा। और अच्छा, मैं नींद में भी हूँगा ना तो समझा सही लूँगा, लेकिन ये बीमारी से ना मेरे दिमाग की प्रोसेसिंग आदि फारिग हो चुकी हुई है, तो इसलिए ये गलतियाँ हो रही हैं, वरना मैं दिल का बुरा आदमी नहीं हूँ। है लोन ए और लोन बी, इसमें हमें वो महीने की वेटेज लानी पड़ेगी कि नहीं? IS 23 कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेशन में एक सिनेरियो बनाया था जिसमें हम W में सिर्फ अमाउंट ले रहे थे, और एक सिनेरियो बनाया था जिसमें पीरियड भी ले रहे थे। तो इसमें हमें पीरियड का वेटेज लेना है या नहीं? नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि अगर दूसरा लोन लिया भी है तो वो तो पहली तारीख को ही ले लिया है और वापस कोई किया नहीं, तो इसलिए हमें पीरियड और W लेने के तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, तो बस लोन अमाउंट और रेट काफी है। अब इसमें आप वो दोनों लोन अमाउंट ले लें सिंपली, और रनिंग फाइनेंस है तो क्या यूज करना होता है? एवरेज बैलेंस। तो एवरेज बैलेंस ए का कितना? 2020 कर रहा हूं मैं, 2020 300 और 150। हम 2020 का कैपिटलाइजेशन रेट निकाल रहे हैं, इसलिए एवरेज बैलेंस जो है ना वो 2020 वाला ही लेना है। तो 300 और 150, और इसका इंटरेस्ट 12 और इसका 14, ये बन गया 21, 57 और 450, और कैपिटलाइजेशन रेट आ गया 12.6। तो इस 300 मिलियन पे 12.67%, वर्किंग 2.1, 6 महीने 19.01, और इसको आप 19 भी लिख सकते हैं। चले 19 काफी। तो ये 19 आ गया यहाँ, और इस बिल्डिंग की कॉस्ट बन गई 625, और ये 30 जून 20 का वाकया है, तो फिर 30 जून 20 से लेके 6 महीने की डेप्रिसिएशन भी आएगी 625, लाइफ 25, आरवी नहीं है, और 6 महीने 12.5, 612.5। ये हो गई बिल्डिंग। तसल्ली बख्श IS 23 का सवाल। जी होनी है, बस खत्म करता हूँ सवाल। R2 भी है, कॉस्ट भी है, कॉस्ट भी है, कॉस्ट भी है। 3 कॉस्ट है ना, कॉस्ट आज 3 है? कॉस्ट 3 है। लेकिन नंबर तो 2 ही होंगे ना क्लासेस के, वो 1.5 घंटा नहीं, वो तो बस कहने में 3 घंटे ना, वो तो बीच में ज़ोहर भी करनी है। तो अभी भी बाकी भी है सवाल, को जल्दी नोट करें ना, ताकि मैं वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, ये मैंने किया है। बिल्डिंग वाली हेडिंग सारी कंप्लीट, लैंड को सिर्फ बैलेंस शीट में लिखना है, बिल्डिंग की सारी चीज कंप्लीट हो गई। 2 चीजें रहती हैं, एक लैंड वाली ग्रांट और एक बिल्डिंग वाली ग्रांट, इनको इनकम बनाना है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की भी ग्रांट है या नहीं है? है। तो उसकी ग्रांट को भी इनकम बनाना है कि नहीं? नहीं बनाना। अच्छा चले पहले इसको फारिग करूं। चूंकि लैंड भी और बिल्डिंग की ग्रांट को भी इस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन से ही मैच करवाना है, तो उन दोनों की ग्रांट को कर देता हूं मैं सॉल्व।
वो ग्रांट जो लैंड एंड बिल्डिंग की है। क्योंकि दोनों ने बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन से मैच होना है, तो इसलिए मैं दोनों को इकट्ठे कर देता हूं। दोनों की ग्रांट है ना, एक लैंड इटसेल्फ ग्रांट की शक्ल में मिली थी और एक बिल्डिंग के लिए 200 मिलियन की ग्रांट मिली थी, तो टोटल 300 मिलियन हो गया। और लैंड कब मिली थी? लैंड कब मिली थी? 2019 में, और तभी ये बिल्डिंग की ग्रांट भी मिली थी। तो इनिशियली 101 और 201, 300 मिलियन की ग्रांट मिली। 2019 में कितनी इनकम बनाए? अच्छा, ये 300 की अमाउंट ना समझ आई हो किसी को। 100 मिलियन लैंड और 200 मिलियन ये। अच्छा, एक है क्या? 100 मिलियन लैंड डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट और 200 मिलियन कैश डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट, तो 300 मिलियन हो गया। मिला इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों को इनकम बनाने के लिए बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन से मैच कराना है, इसलिए मैंने 300 मिलियन कर दिया। 19 में कितनी इनकम बनाए? क्यों नहीं? क्योंकि डेप्रिसिएशन से मैच करवाना है। तो 2019 में कोई इनकम नहीं है, और 2020 में 6 महीने की इनकम, ये 6 महीने, तो 300 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 6 महीने जी, 6 294। और चूंकि SOFP बनानी है तो 2021 भी बना देता हूं, 300 डिवाइडेड बाय 25, 12 282। अच्छा, हो सकता है किसी मासूम बच्चे के दिल में एक सवाल आ रहा हो कि ये जो 200 मिलियन की ग्रांट थी ये तो खत्म हो गई थी। खत्म नहीं हो गई थी? ये 200 मिलियन की ग्रांट खत्म नहीं हो गई थी, तो इसको इनकम क्यों बना रहे हैं? नहीं, किसी को नहीं लग रहा? नहीं आ रहा होगा दिल में, आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना। तो ये 200 मिलियन तो खत्म हो गए थे, फिर इनकम क्यों बनाए? ये 200 मिलियन खत्म नहीं हो गए हैं? नहीं, 200 मिलियन खत्म हो गए ना, तो फिर इनकम क्यों बनाए? तो खत्म हो गए। मैंने कहा 200 मिलियन तो खत्म हो गया, तो फिर इनकम क्यों बना रहे हैं? 200 मिलियन खत्म हो गया तो इनकम क्यों बना रहे हैं? ये तो सारे ही मासूम बच्चे हैं यार। हाँ भैया, दूसरी गली वाले, ये 200 मिलियन तो खत्म हो गया तो इसको इनकम क्यों बना रहे हैं? अरे भाई, पैसे खत्म हुए ना, कैश डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट। कैश को नहीं इनकम बना रहे होते, वो जो गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट है उसको इनकम बना रहे होते। तो कैश खत्म हुआ था, स्पेसिफिक लोन का पैसा खत्म हो जाता तो लोन भी खत्म हो जाता है। तो कैश इस्तेमाल हुआ है ना, तो कैश इस्तेमाल हुआ है, गवर्नमेंट ग्रांट 200 की, उसको तो इनकम बनाना ही बनाना है। ना किसी को सवाल समझ आया, ना किसी को जवाब समझ आया। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर नहीं, पॉइंट 1 नहीं, लैंड और फैक्ट्री बिल्डिंग डन। लैंड और फैक्ट्री बिल्डिंग। अब आते हैं प्लांट पे, और इस प्लांट को 420 मिलियन का खरीदा था और 240 मिलियन हमें गवर्नमेंट से मिला था लोन, और ये लोन फॉरगिवेबल लोन था। द लोन विल बी फॉरगिवन अगर प्लांट को 4 साल ऑपरेट किया तो फॉरगिवेबल लोन गवर्नमेंट ग्रांट होता है इफ देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस कि हम वो शर्तें पूरी कर लेंगे। तो अपॉन एक्विजिशन देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस कि हम शर्तें पूरी कर लेंगे, तो फिर ये 240 की ग्रांट है। ठीक है ये लोन, लेकिन चूंकि फॉरगिवेबल है और हमें रीजनेबल एश्योरेंस की शर्तें पूरी कर लेंगे, तो इसलिए ये गवर्नमेंट ग्रांट है। तो पॉइंट नंबर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये भी IS 20 गवर्नमेंट ग्रांट आ गई, तो उधर जगह है। वर्किंग 5 प्लांट और उसकी ग्रांट। वाह, प्लांट और उसकी ग्रांट कब? प्लांट कितने का, ग्रांट कितने की? 31 दिसंबर, 31 दिसंबर क्या बताया, सॉरी कब है? 1 अगस्त 20 ना, तो 1 अगस्त 20 को डेप्रिशिएट भी कर लेते हैं और उसको इनकम भी बना लेते हैं। कितने महीने? तो 5 महीने की डेप्शन 17 पॉइंट और 5 महीने की इनकम पॉइंट
और चूंकि बैलेंस शीट भी बनानी है तो 2021 की इनकम भी निकाल देता हूँ। पता नहीं सुनी सुनाई बात में मैंने लिखा। लाइफ कितनी है? 10 साल लाइफ है और 5 महीने की डिडक्शन। यही है 10 साल लाइफ है और 5 महीने की इनकम, और 21 बना लेते हैं पूरा 24। बस अब यहां से एसओसीआई और एसओएफपी भरते हैं। और आपका होमवर्क है यही सवाल, ये सवाल आपने करना है। अरे भी एसएफपी तो भर लूं, नहीं खुद तो आप कर लेंगे, इसलिए तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, खुद तो आपने कर ही लेना है। कर रहा हूँ ना भाई, कर रहा हूँ। मंडे को मैं ना इसके डिस्क्लोजर्स बता के और डिस्क्लोजर का एक सवाल करा दूंगा, बस फिर ये बहुत है, तो फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे। लास्ट टाइम नोट का सवाल आया था, तो अभी तक की तरतीब के हिसाब से तो एक्सट्रैक्ट्स के चांस बनते हैं, क्योंकि ऑटम में नोट आता है, लेकिन ये कोई पक्की तरतीब नहीं है। क्या जी? नहीं, इजी डिफिकल्ट का नहीं कह सकते। अच्छा, नहीं जरूरी नहीं है। आपकी दफा क्या स्कीम चेंज हो जाए, क्या मतलब? नहीं, ये तो मैंने वैसे ही अपना अंदाजा बताया कि अगली दफा एक्सट्रैक्ट के चांस है, लेकिन नोट भी आ सकता है। डिस्क्लोजर, नोट डिस्क्लोजर। अच्छा, ये जो अभी मेरा ख्याल है तीसरी क्लास है आज, ये जो मैंने आपको कंबाइंड प्रैक्टिस करानी शुरू की है, इसमें क्या मुश्किलें हैं? भूली हुई चीजें, ये मुश्किल है। फिर भूली हुई है, मेरा ख्याल है भूली हुई है, इसलिए मुश्किल है। अगर अच्छी तरह तैयारी करके जाएंगे तो फिर ये मल्टीपल सवाल इकट्ठे हैं, और आसानी ये भी है कि आप अलग अलग सॉल्व करें ना, मिला के सॉल्व भी नहीं कर रहे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट 2019 नहीं 2020 2019। चले वर्किंग 1 से लेके वर्किंग 5 तक बताएं इनकम स्टेटमेंट की क्या क्या चीजें। डेप्रिसिएशन है, तो एक तो डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग की, वर्किंग 1। 19 में कोई नहीं थी, 20 में है 12.5। और प्लांट की डेप्रिसिएशन है 19 में और वर्किंग 1 से लेके वर्किंग 5 तक। और इनकम स्टेटमेंट की चीज ग्रांट इनकम। तो 19 में ये तो नहीं है, वो भी नहीं है। 20 में 10 एक है और 6 एक है, तो 16 की आ गई इनकम। और पांचों वर्किंग्स में इनकम स्टेटमेंट की कोई चीज, पांचों वर्किंग्स में इनकम स्टेटमेंट की कोई और चीज। IAS 23 पे याददाश्त के घोड़े दौड़ाएं। IAS 23 IAS 23 इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम आया करते थे, जो कैपिटलाइजेशन पीरियड से बाहर की चीज थी। तो फिर आपको यहाँ डाटा अवेलेबल है जिससे हम ये काम कर सकते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालता हूं, मैंने आपको जनरल बोरिंग में भी इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स कराए हुए थे। तो जनरल बोरिंग के सवाल में इनकम स्टेटमेंट का इंटरेस्ट आया करता है, जो पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है, सवाल में दिया हुआ है, मार्कअप इंटरेस्ट ही है। सवाल में देखें बैंक ए बैंक बी के टेबल को, 2019 में इंटरेस्ट 20, मार्कअप इंटरेस्ट ही है कितना 22, इसमें से 6 कैपिटलाइज किया था, तो बाकी एक्सपेंस में आएगा। और 2020 देखिए 36 एक है, 21 एक है, और कैपिटलाइज किया 19, तो बाकी एक्सपेंस में आएगा 38। ये जनरल बोरिंग में इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स में सिखाया था कि जो फॉर द ईयर इंटरेस्ट बनता है वो माइनस जितना कैपिटलाइज किया। तो ये आपको टेबल में फिगर्स नजर आएंगी।
इन दोनों रनिंग फाइनेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट बनते हैं वो दिए हुए हैं, माइनस कर दिया जो हमने कैपिटलाइज किए हुए हैं, तो फिर हम लोग एवरेज बैलेंस के ऊपर पूरे साल वाला रेट लगा लेते है जी। FR1 पढ़ना दोबारा, तो फिर मुंडी बार। हाँ जी, दोबारा क्या? जनरल बोरिंग में इंटरेस्ट टोटल फॉर द ईयर माइनस जितना कैपिटलाइज किया है, तो बाकी एक्सपेंस बनता है। तो आपको ये जो रनिंग फाइनेंस वाले टेबल दिए हुए ना, इनमें 2019 और 2020 इंटरेस्ट एक्सपेंस की इंटरेस्ट की फिगर बताई हुई है मार्कअप के नाम से। ये मैंने आपको IS-23 में मार्कअप का नाम बताया हुआ है ना। हाँ, तो ये इंटरेस्ट ही होता है, ये मार्कअप मार्जिन वाला मार्कअप नहीं है, ये भी इंटरेस्ट ही का एक नाम है मार्कअप। तो जनरल बोरिंग का सवाल हो तो उसमें इनकम स्टेटमेंट की फिगर बनती है इंटरेस्ट टोटल फॉर द ईयर माइनस जितना कैपिटलाइज किया, वो एक्सपेंस में जाता है। या IS-23 रिवाइज करेंगे, इसमें बताई हुई ये बात। इन्वेस्टमेंट इनकम है कोई? हाँ है, हमने यहां माइनस नहीं की थी, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक लोन वाली यहां से माइनस करते हैं, तो वैसे तो है ना इन्वेस्टमेंट इनकम, तो जब यहां पर माइनस नहीं कर रहे तो वो किधर जाएगी? फिर इधर आएगी। कितनी है, कहां है? ग्रांट वाले पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है बिल्डिंग में कि जो ग्रांट के 200 मिलियन मिले थे वो हमने रख दिए थे एक 8% इनकम वाले अकाउंट में। तो ये 200 मिलियन रहा 1 महीना और फिर 70 मिलियन रहा 5 महीना। 200 मिलियन 8% 2 महीने, 70 मिलियन 8% 5 महीने। गलत है? एक मालूम भी है, दिमाग तक मेरा पूरी फॉर्म में नहीं है अभी। ये इन्वेस्टमेंट इनकम यहाँ क्यों नहीं लेस की थी? क्योंकि स्पेसिफिक लोन होता तो उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम यहाँ से लेस करते। 19 में 20 में 19 में 3.67। ये सवाल आपने करना है जरूर, और अब्बू से साइन भी करवा के लाने। HFP में इन्वेस्टमेंट इनकम समझ आई? नॉन करंट एसेट्स जी, वर्किंग 1 से वर्किंग 5 तक। लैंड है, लैंड तो 2019 और 2020 दोनों में 100 आ जाएगी। बिल्डिंग वो वर्किंग 1 में आ रही है, क्योंकि ये 2019 में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था ना, तो हम पेपर मार्कर को दोनों नाम बता देते हैं। 2019 में तो ये बिल्डिंग ही नहीं थी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था, तो इसलिए स्लैश कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। 19 में थी 326 और 20 में हो गई प्लांट। $402.5 वर्किंग्स में सब सॉल्व है, वहां से देख के लिखा। और लास्ट गवर्नमेंट ग्रांट और लोन, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। तो एक तो आ गई गवर्नमेंट ग्रांट, और इसके अलावा जनरल बोरिंग में बताया था कि अगर आपको ओवरड्राफ्ट का ईयर एंड बैलेंस दिया हो और SOFP का एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड हो तो उसमें फिर वो ईयर एंड बैलेंस आता है। तो दिया हुआ ईयर एंड बैलेंस के नहीं। अच्छा चलिए पहले छोड़े दफा करें, गवर्नमेंट ग्रांट तो लिखे ना। गवर्नमेंट ग्रांट जब 2019 का सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 300 थी, और हमें तब पता था कि अगले साल कितनी इनकम बननी है। जब 2019 का सवाल सॉल्व कर रहे थे तो ये ग्रांट थी। क्या हमें तब पता था कि 2020 में ये कब बिल्डिंग कंप्लीट होगी, कितने महीने की इनकम बनेगी? नहीं ना, इसलिए हम 2019 की बैलेंस शीट में इसको करंट नॉन करंट नहीं तोड़ सकते। अभी तो पूरा सवाल करते हुए पता है ना, 19 में थोड़ी पता था, तो 19 में ये नॉन करंट में ही आएगी। जब 19 ईयर एंड हुआ था तो तब ये बात नहीं पता थी कि कंस्ट्रक्शन 6 महीने में खत्म हो जाएगी। उस वक्त हम इसको नहीं तोड़ सकते थे, इसलिए जी सवाल में तो पता है, लेकिन उस वक्त 2019 में रहते हुए, और ये मैंने शायद ऑटम 23 का सवाल किया था परसों बोर्ड पे सॉल्व, परसों तरसों, तो उसमें भी रीपेमेंट आ रही थी ग्रांट की। तो सवाल में तो पता थी रीपेमेंट, लेकिन पिछला साल सॉल्व करते हुए तो रीपेमेंट नहीं पता थी। तो तब हमने करंट नॉन करंट वो 32 के हिसाब से ही तोड़ा था।
अगर फिगर में 32 बोल रहा हूं तो है 3264 मेरा ख्याल में। तब हमें पिछले साल सॉल्व करते हुए थोड़ी पता था रीपेमेंट हो जानी है, तो तब करंट नॉन करंट उस हिसाब से तोड़ा था। तो इसी तरह सवाल में बेशक पता है कि 20 में कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है, लेकिन 2019 जब हो रहा था तो क्या उस वक्त पता था कि कंस्ट्रक्शन 6 महीने में पूरी हो जाएगी? नहीं। तो इसलिए इसको करंट नॉन करंट नहीं तोड़ सकते। अब 2020 सॉल्व करते हुए ये करंट, ये नॉन करंट, तो 2020 सॉल्व करते हुए वर्किंग 4 वाला नॉन करंट कितना 282 और वर्किंग 5 वाला नॉन करंट 206 ये, और करंट लायबिलिटी वर्किंग 4 वाला करंट 12 और वर्किंग 5 वाला करंट 24। क्या हुआ? ये वाला 206 ना, वो और ग्रांट है, ये और है, वो लैंड बिल्डिंग की है, ये प्लांट की है। तो ये दोनों का नॉन करंट पोर्शन और ये दोनों का करंट पोर्शन। नॉन करंट बन गया 488 और ये 36, और दोनों रनिंग फाइनेंस का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है सवाल में। बैलेंस 31 दिसंबर 19 और 20 का दिया हुआ है ना, तो वो एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स के लिए दिया हुआ है। तो 19 के एंड पे 250 और 20 के एंड पे दोनों को मिला ले जी, ये थे जी 16 नंबर। अच्छा, इसमें ना अगर आप ये 6 महीने की खुद से सोच के कि कंपनी को तो पता ही है, अगर आप इसको तोड़ भी देंगे तो सही है, गलत नहीं है। यानी इस बात पे नंबर नहीं कटेंगे कि उसने करंट नॉन करंट को क्यों तोड़ा। आई कैप ने अपने कुछ सोल्यूशन में करंट नॉन करंट भी नहीं तोड़ा होता, तो तोड़ना चाहिए। तो इसलिए ये कॉन्सेप्चुअली बता रहा था कि हमें नहीं पता होगा कितना तोड़ना है, लेकिन अगर आप तोड़ना चाहें तो तोड़ लें। ऑटम 21 डन। यही सवाल होमवर्क है, और अगर एक दफा करके तसल्ली ना हो तो दोबारा करना, लेकिन ये आपने करना है खुद देख के। लिखने को नहीं कह रहा हूं, उसकी तरह तो 10 दफा लिखने कोई फायदा नहीं है, खुद से सॉल्व करना है। चले जाएं।